नमस्कार साथियों। इन दिनों मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को लेके, कारखाना अधिनियम 1948 को लेके। और जैसा कि पूर्व के जो हम 2 या 3 वीडियो आए हैं उनमें हमने इस बात पे चर्चा की है कि इस अधिनियम को बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो क्या था। और जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये जो उद्देश्य है ये इस अधिनियम का लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, उस दिशा के अंदर इस तरह के अधिनियम यदा कदा हर वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को मानने वाले जो राज्य हैं वो बनाते हैं। और भारत में इस अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए श्रम विधानों में इस तरह के प्रावधान बनाए गए, जिनमें से एक फैक्ट्रीज एक्ट 1948 भी है। उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे हमने बात की कि जो पहला जो कारखाना अधिनियम भारत में बना वो 1881 में बना। इसके बाद 1911 में उसमें एक दूसरा अधिनियम बना जिसमें समय समय के ऊपर, जैसे कि 1923 में, 26 में, 31 में संशोधन हुए। फिर उसके बाद 1932 में एक नया कारखाना अधिनियम बना, उसके बाद 1934 में बना, और फिर इसी प्रक्रिया में 1948 के अंदर ये कारखाना अधिनियम बनाया गया। इसके हम परिभाषा खंड में हैं इन दिनों, और परिभाषा खंड में का अध्ययन करते हुए हमने ये जानने की कोशिश की कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो कि एक महत्वपूर्ण तत्व है, कि जब तक किसी भी प्रीमाइसिस को हम कारखाने की परिभाषा में या फैक्ट्री की डेफिनेशन में शामिल नहीं कर सकते, जब तक कि वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या विनिर्माण प्रक्रिया संचालित ना हो रही हो। तो इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किस किस को शामिल किया जाएगा, और उस संदर्भ के अंदर समय समय पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनके द्वारा दिए गए निर्णयों का हमने अध्ययन किया। देखिए, फैक्ट्री के अंदर जो उसका जो मूल जो होता है, जो बेस जो होता है, उनमें से एक होता है वर्कमैन, यानी कि कर्मचारी। देखिए, कर्मचारी, कर्मकार, नियोजक, ये ही मिलके यदि कोई उद्योग खड़ा करेंगे तो इन दोनों में यदि संतुलन और समायोजन है तो वो बहुत आगे बढ़ेगा। अगर यदि इन दोनों के अंदर समायोजन का जहाँ जहाँ अभाव रहेगा वहाँ वहाँ पे समस्याएं क्रिएट होंगी। खैर, अब मैं आपसे बात करूँगा कि वर्कमैन में किसको शामिल किया जाए। जैसा कि मैंने बताया था कि ये वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को बढ़ाने वाला अधिनियम है, और ये हमने अभिनिर्माण प्रक्रिया की परिभाषा के दौरान देख लिया कि जिसमें इतनी वास्ट इसको बनाया गया, जिसमें लगभग सभी प्रोसेसेस को उसमें शामिल मान लिया गया। इसी तरह से वर्कमैन की परिभाषा के अंदर भी आप देखेंगे कि ये इतनी विस्तार से बनाई गई, इतनी विस्तृत परिभाषा दी गई कि आप खुद समझेंगे कि इसको अधिनियम के पीछे भाव क्या था। देखिए, इसमें कहा गया है, कर्मकार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो प्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंसी के मार्फत, और एजेंसी में ठेकेदार भी शामिल है। तो कर्मकार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो प्रत्यक्ष रूप में या किसी एजेंसी के मार्फत मुख्य नियोजक के ज्ञान से या ज्ञान के बिना, मुख्य नियोजक के ज्ञान से या ज्ञान के बिना मजदूरी के लिए या फिर उसके बिना किसी अभिनिर्माण प्रक्रिया में या अभिनिर्माण प्रक्रिया के लिए उपयोग में आने वाले यंत्र या परिसर में, ऐसे यंत्र या परिसर के किसी भाग को साफ करने में, या उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से संबंधित विषय वस्तु के किसी भी काम में नियोजित है। तो कितना विस्तार इसमें दिया गया
कि कर्मकार में वर्कमैन में हर एक उस व्यक्ति को शामिल कर लिया गया जो प्रत्यक्षतः या किसी एजेंसी के मार्फत, यानी कि प्रत्यक्षतः या परोक्षतः मुख्य नियोजक के ज्ञान से या ज्ञान के बिना, मजदूरी के लिए या मजदूरी के बिना, किसी अभिनिर्माण प्रक्रिया में या अभिनिर्माण प्रक्रिया में काम आने वाले किसी यंत्र या परिसर के किसी भाग को साफ करने में या उसकी विषय वस्तु से संबंधित किसी भी प्रकार के काम में नियोजित किया गया है। लेकिन इसमें जो भारत संघ की सशस्त्र सेनाएं हैं, सशस्त्र जो बल हैं, उनमें काम करने वाले किसी व्यक्ति को वर्कमैन की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो वर्कमैन की परिभाषा में जरूरी नहीं है कि नियोजक को पता हो, जरूरी नहीं है कि मजदूरी दी जाती हो, जरूरी नहीं है कि उसको प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया गया हो। प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, एजेंसी के मार्फत या किसी ठेकेदार के मार्फत भी नियोजित किया जा सकता है। मजदूरी के लिए भी किया जा सकता है, मजदूरी के बिना भी किया जा सकता है। जो मुख्य नियोजक है उसको उसके ज्ञान से भी किया जा सकता है, उसके ज्ञान के बिना भी किया जा सकता है। अभिनिर्माण प्रक्रिया में या उससे संबंधित किसी यंत्र या परिसर को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है, या उससे संबंधित किसी विषय वस्तु में काम करने को लेके भी किया जा सकता है। तो इतनी जो विस्तार से जो परिभाषा दी गई, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये ही था कि इसको इतना विस्तृत बनाया जाए कि जिसमें टेक्निकलिटीज़ के अंदर घुस के कोई नियोजक किसी व्यक्ति का शोषण ना कर सके। तो देखिए, इसके फिर जो विस्तृत जो वो हैं कि जरूरी नहीं है कि स्वतंत्र ठेकेदार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति को हम नहीं माने, नहीं, आपको मानना पड़ेगा, चाहे नियोजक को इसकी जानकारी थी या नहीं थी। पेमेंट ऑफ वेज जरूरी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को भी कर्मकार कहा जाएगा जो कि अवैतनिक जो कर्मचारी है उसको भी कर्मकार कहा जा सकता है। जो व्यक्ति है उसका जो नियोजन है वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होना चाहिए, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के किसी यंत्र या परिसर को, प्रीमाइसिस को या किसी मशीनरी को साफ करने से संबंधित होना चाहिए, या उससे संबंधित या उसकी कोई सबऑर्डिनेट कोई आनुषांगिक कोई क्रियाएं हैं उसमें व्यक्ति का नियोजन होना चाहिए। और जो परिसर है वो कारखाने की परिभाषा में, फैक्ट्री की डेफिनेशन में आना चाहिए। मालिक और सेवक के संबंध होने चाहिए। और जो, जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि भारत संघ की जो सशस्त्र सेना है उसका उस व्यक्ति को सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक बड़ी ही विस्तार से दी गई परिभाषा है, और इस कर्मचारी या कर्मकार वर्कमैन की परिभाषा में भी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अभिनिर्माण प्रक्रिया में काम करने वाला व्यक्ति ही नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया में प्रयोग आने वाले यंत्रों या परिसर या भवन की सफाई करने वाले व्यक्ति को भी कर्मचारी ही माना जाएगा। इसमें फेमस केस एक आता है रोहतास इंडस्ट्रीज वर्सेज राम लखन सिंह का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इसमें एक राम लखन सिंह थे, वो किसी कागज़ के कारखाने में कागज़ और कंबल की जो किस्म, जो उसकी क्वालिटी थी, उसका इंस्पेक्शन करते थे, उसका निरीक्षण करते थे। तो ये भी चाहे इनका जो काम था वो इंस्पेक्शन से संबंधित था, लेकिन उनको अधिकतर जो प्रीमाइसिस थी उसमें और कभी कभी उसके अंदर भी काम करना होता था। स्टॉक का रिकॉर्ड रखते थे, बिल भी पास करते थे, इसलिए उनको वर्कमैन माना गया था। जहाँ तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की बात है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो बीड़ी का जो निर्माण है उसको भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शामिल किया गया है। चिंतामणि राव वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य और राजनगांव जिला सचिव बीड़ी यूनियन का भी एक केस आता है इसमें, और एक केस आता है बीपी गोपाल राव वर्सेज पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। बीड़ी बनाने से संबंधित ही हैं ये तीनों केसेस। और चिंतामणि राव वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में ये कहा गया कि देखिए, जो बीड़ी का जो प्रोसेस है ना, वो एक बड़ा ही
अलग तरह से है कि जिसमें जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो ठेकेदार या जो नियोजक है वो प्रोवाइड करवाता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहता है वो सामान्यतः जो मज़दूर लोग हैं, जो लेबरर हैं, वो उनके घरों में ये क्रियाएं संपादित होती हैं। तो इस केस में कहा गया चिंतामण राव वर्सेज मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर कि जो बीड़ी निर्माता कर्मचारियों को या वर्कमैन को तम्बाकू दे के बीड़ी बनवाता था और काम के हिसाब से जो मजदूरी का भुगतान करता था, लेकिन जो काम पे जो देख रेख और जो नियंत्रण था कि क्या काम करना है, किस प्रकार से करना है, इस संदर्भ में निर्देश कौन दे रहा है, इस संदर्भ में यदि निर्देश नियोजक दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, तो और इसका जवाब हाँ में है, तो नियोजित व्यक्ति कर्मकार या वर्कमैन माने जाएंगे। वस्तुतः सुपरविजन का अधिकार महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे, ना कि वो पद्धति जिसके अंदर कोई काम किया जाता है। तो जैसा कि अभी अभी जिक्र किया था मैंने, राजनगांव सचिव जिला बीडी कर्मचारी यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि जहां कारखाना अधिनियम के उपबंधों को वहां भी लागू किया जा सकता है जहां जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो उस कंसर्न प्रीमाइसिस के बाहर भी संचालित की जा रही है। वेलफेयर स्टेट की ही अवधारणा।